हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। और मैं सुशील। दोस्तों, आज हम जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंटीरियर डिज़ाइन। हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज़ पे आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हैं और आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू वरुण जी। और सर, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इंटीरियर डिज़ाइन जिसकी हम आज बात करने वाले हैं ये बेसिकली क्या है, हम कैसे इसको सर डिफाइन कर सकते हैं। वरुण जी, जैसा कि आज का टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइन, तो इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सपोज कीजिए वरुण जी, कोई इनर स्पेस है, उसको हमें यूज करना है। अब यूज हमें किस किस पर्पस से करना है वो हमारा पर्पस डिफरेंट होगा। सपोज कीजिए एक कमरे में ड्राइंग रूम भी होता है, स्टडी रूम भी होता है। अगर आप सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन के पर्पस से देखें, एक बैंक है वो भी एक इनर स्पेस है, लेकिन वहाँ मेन मोटो क्या है? सिक्योरिटी। घर में अगर स्टडी रूम है तो वहाँ मेन मोटो क्या है कि ऐसा आप उसको कंफर्टेबली डिज़ाइन करें ताकि कोई व्यक्ति वहाँ पढ़ सके। स्टडी रूम में किसी को आपने सोते हुए तो नहीं सुना होगा तो इसीलिए वरुण जी, हर एक स्पेस की अपनी रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग जो नीड है, पर्पज है, उसी को फिलफिल करना होता है हमें। जैसे मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं अपना और मुझे आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर बुलाते हैं, तो मैं पहले आपका घर देखूंगा। उसके बाद उस स्पेस की अवेलेबिलिटी जो है, मतलब जो अवेलेबिलिटी है स्पेस की, उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखूंगा कि आपकी नीड क्या है और फिर मैं उसकी डिज़ाइनिंग को आगे फर्दर मतलब परसू करूँगा। तो इंटीरियर डिज़ाइन क्या है वरुण जी? इंटीरियर डिज़ाइन के थ्रू किसी भी व्यक्ति का एक स्पेस को यूटिलाइज करने का जो मोटो होता है, जो पर्पज होता है, उसको फिलफिल करना ही इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है। पर्पज ज़रूर ध्यान रखा जाए कि स्टडी पर्पज है, ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है, आपका पोर्टको है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग और स्पेस की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के की जाती हैं। जी वरुण जी। ओके, तो सर जैसे आज आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बेसिकली वो क्या है आपने बताया हमारे व्यूअर्स को। तो बहुत बार ना एक कन्फ्यूजन होता है जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ कि हम आर्किटेक्ट डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली जैसे सर ने इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में बताया, तो जो एक आर्किटेक्चर डिज़ाइनर होता है वो ढांचा बनाता है। जो आप नक्शा आप देखते हैं कि आपने घर का नक्शा बनाया, तो वो डायमेंशंस कैसे होती हैं, वो सारा काम जो है वो एक आर्किटेक्चर डिज़ाइनर करता है। जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, जैसे अभी सर ने भी रिलेट किया उस बात को, जो वो ढांचा है, जो नक्शा है, खाली स्पेस, उसमें कैसे रंग और इमोशंस भरने हैं, जो थॉट्स और फीलिंग्स मैं चाहता हूँ मेरे उस स्पेस में आए। तो जो वो फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो मैं रिलेट करता हूँ उस खाली स्पेस के साथ, वो सारा काम जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होगा वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है, अगर हम उसको सिंपल भाषा में देखें तो। सर ऐसा ही कुछ है? जी वरुण जी, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा वरुण जी, कि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी अर्बनाइजेशन के एक अच्छे खासे लेवल को पार कर चुकी हैं। तो यहाँ पे दो सीन क्रिएट होते हैं, एक रूरल बैकग्राउंड, दूसरा अर्बन बैकग्राउंड। तो अर्बन बैकग्राउंड में आजकल ज़्यादातर ये देखा जाता है कि स्पेस की कमी रहती है। तो इंटीरियर डिज़ाइन जो है डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन बताया, एनिमेशन डिज़ाइन बताया, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में बात की, तो वो सारी चीज़ें ही एक डिज़ाइन का पार्ट है। उसी प्रकार डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है, जो अर्बन एरियाज़ में आजकल काफ़ी पॉपुलर है, बट धीरे धीरे ये रूरल एरियाज़ में भी जा रहा है। और रूरल एरियाज़ में क्या होता है, जैसे अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाएँ तो आप वहाँ देखते हैं वुडन लुक, या आजकल हमने शहरों में भी देखा है बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आपको हिली एरियाज़ का फील देते हैं, इवन स्नोफॉल का फील देते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा जो पर्पज होगा उसी के अकॉर्डिंग एक इंटीरियर डिज़ाइनर को अब उस स्पेस को डिज़ाइन करना होता है, और जो जितने अच्छे तरीके से, जितने क्रिएटिविटी से ये काम करेगा, वो उतना ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बनेगा। जी वरुण जी। ओके, तो सर आपने जो ये पॉइंट ऐड भी किया ना, इससे व्यूअर्स को और क्लैरिटी आई होगी कि बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन क्या है। इस पे सर आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं।
और व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइन को अगर उनको एक करियर के रूप में चूज़ करना है तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सर उस पर थोड़ा सा रोशनी आप डालिए प्लीज़। जी वरुण जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंटीरियर डिज़ाइन जो है डिज़ाइनिंग फील्ड का ही एक पार्ट है। हमने पहले के प्रीवियस वीडियोज़ में भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज़ में जो क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशनल क्राइटेरिया था उसको बताया है, तो उसी को फिर से दोहराते हुए आज मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 2 इंस्टीट्यूट हैं, एनआईडी और आईआईटी। एनआईडी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसको कहते हैं डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, और आईआईटी जो एग्ज़ाम लेती है उसको कहते हैं यूसीईईडी। और दोनों ही टेस्ट में जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आईआईटीज़ में 24 ईयर्स है और यहाँ पे आफ्टर 12th है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 24 ईयर्स का है, और यहाँ पे जो है 12th लगभग 17 या 18 साल की एज का ये आसपास पड़ता है। बट हमेशा की तरह मैं फिर से ये मेंशन करूँगा कि दोनों ही जगह जो चांसेस हैं अपीयरिंग के वो 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पे अपीयरिंग और नेक्स्ट टू अपीयर, जैसे किसी बच्चे ने अभी पास किया है 12th का एग्ज़ाम तो अभी दे सकता है, और पिछले ईयर जब वो अपीयरिंग में था, ठीक है। और आईआईटी में इसमें 24 अप टू 24 ईयर्स आप कभी भी अपने 2 अटेम्प्ट को यूज कर सकते हो। अगेन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। हमने पहले भी बताया है कि कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। कुछ आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आपकी वोकेबुलरी कैसी है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और जो पार्ट बी सेक्शन होता है उसमें आपकी स्केचिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है कि आपकी स्केचिंग एबिलिटी कैसी है। उसके लिए आप कुछ फर्दर बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके अंदर ड्राइंग का जो एक टैलेंट है वो बचपन से ही है तो उसको आप ज़रूर पहचानिए, और ये फील्ड आप ही जैसे लोगों के लिए बना है, और इसमें जो निरंतर विकास की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखेंगे तो डे बाय डे जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही है वैसे उनकी नीड भी डेवलप हो रही है, और उन्हीं कहीं ना कहीं ह्यूमन डिज़ायर को ही फुलफ़िल करने के लिए ये सारे स्टेप्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपका स्वागत है इस फील्ड में। वरुण जी, यही 2 हैं, और इसके अलावा कुछ और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है, एसएनडीटी कॉलेज मुंबई में है, और कानपुर में भी है छत्रपति साहू जी महाराज। तो इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में बैचलर ऑफ डिज़ाइन या उसी के तहत इंटीरियर डिज़ाइन की डिग्री देने वाले बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। बट अभी हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर इन्हीं 2 इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 4 ईयर्स, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स का है। जी वरुण जी। ओके, तो सर आपने व्यूअर्स को ये बताया कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, हमें ये भी पता चला कि कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हम अप्रोच कर सकते हैं, और क्या हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, रोड मैप, जिससे कि हम इस जर्नी पे आगे बढ़ सकें। जी जी, सर थोड़ा सा जैसे जो बच्चा है वो कैसे मतलब एक पैटर्न अपना तैयार करे रिगार्डिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा और कोई गाइडलाइन सर आप देना चाहें सर प्लीज़। जी वरुण जी, इससे रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इवन इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। उनको देखते हुए और जिस सेक्शन को ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड हैं पहले उसकी तैयारी करें आप, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ने के बाद आपको अपीयर एग्ज़ाम में होना है। नॉलेज इतनी रखें जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। होता क्या है वरुण जी, कई लोग पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट की बजाय प्रोफेसर हो जाते हैं। तो प्रोफेसर नहीं होना है, उस एग्ज़ाम के नेचर को समझना है, विद इन टाइम लिमिट समझना है और उसको क्रैक करना है। अपने मेंटल एबिलिटी को देखते हुए कितना देर आप पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप जल्दी समझते हैं, कौन सा बाद में समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है। तो वरुण जी, ये सारी चीज़ें जो
मैंने जी बताई, सर। उसी कड़ी को आप आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता जी हूँ कि इससे रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल है जी और सर। जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताएं बच्चों को। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। तो हमारे व्यूअर्स देख भी पा रहे होंगे, हमने बोर्ड पे इस चीज़ को मेंशन भी किया है। जब हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें आप एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आगे बढ़ सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप एक टीचर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन बी अ कंसल्टेंट ऑल्सो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और एक डिज़ाइन जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स आपके पास हैं। बट हम अपने हर वीडियो में एक बात कहते हैं कि आपको इस चीज़ को ज़रूर कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जॉब प्रोफाइल पे फोकस करिएगा। और जैसे सर ने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो आप जैसे बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं, अगर रिटेल स्टोर्स की बात करें तो वहाँ वेयर हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। लेज़र एवेन्यूज़ की बात करें तो जिम्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, मीटिंग रूम्स हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करें तो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, पब्स हैं और क्लब्स हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की तरफ आएँ तो वहाँ पर स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं। और फिर हेल्थ सेक्टर की तरफ आए, हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ, तो वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ओल्ड एज केयर होम्स हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हमको सिर्फ ढूंढना है कि हम कहाँ पर सिंक्रोनाइज कर पाते हैं, तो हमारी जर्नी जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी और हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे सर ने एक पॉइंट बोला था कि जब सर ने वो प्रोफेसर वाला पॉइंट बोला था कि जब आप पढ़ें तो आप जितना स्टूडेंट बने रहेंगे लाइफ के, लर्निंग करते करते, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और एक स्टूडेंट बन के, स्टूडेंट की कैप पहन के आप और ज़्यादा सीखते हैं। तो सर ये मेरा पॉइंट था जो मैंने शेयर किया। सर एक हम हमेशा अपने वीडियोज़ में एक बात बोलते हैं कि कोई ऐसा चीज़ जिस पे व्यूअर्स फोकस करके जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब वो कहते हैं ना कि कोई ट्रम्प कार्ड या कोई इक्का टाइप ऐसा हम पॉइंट बोलते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत कमाल वाला हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो उनके लिए एकदम डायरेक्ट हिट करे उस जगह पे। तो सर वो भी आप प्लीज़ उनको कुछ बताइए, कोई भी एक पॉइंट जो आपको लगता है। जी वरुण जी। जी सर। वरुण जी, मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड यही बताना चाहूँगा कि सिलेबस को गो थ्रू करना है अच्छे से, प्लस मार्किंग सिस्टम को समझना है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको आपको कवर करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप 10th पास कर रहे हैं या बचपन से ही, जब आपको ये फील हो कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, तभी से आपके स्टेप्स उस फील्ड में की तरफ आगे बढ़ने चाहिए धीरे धीरे। सपोज कीजिए किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है, हमने पहले बताया कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। तो अब क्या है, अगर मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है, जाहिर सी बात है कि उसकी इंग्लिश बेटर होगी अगर वो इंग्लिश मीडियम से है। बिल्कुल। अदरवाइज अपने देश में हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे बच्चों का क्या है, हमने देखा है कि इंग्लिश वीक होती है। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश वीक है और इस फील्ड में आना चाहता है क्योंकि वो आर्ट बैकग्राउंड से है, तो उसे पहले से ही अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम है, अटेम्प्ट 2 हैं, टाइम भी कम है, तो उसी 2 अटेम्प्ट्स में ही आपके अंदर जितना टैलेंट है वो दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपको फील हो जाए कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, उसी दिन से आपका हर एक कदम उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ओके जी वरुण। ओके। सो सर एक तो थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे व्यूअर्स को ना सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, उसमें कैसे कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, बट बारीकियां भी बताई कि कैसे आप एक एक कदम बढ़ाएं और वहां मंजिल की तरफ पहुंचें। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आज हमने बात करी, जाना हमने चीज़ों को कि कैसे हम उस कलर भर सकते हैं अपने इमोशंस, फीलिंग्स के अंदर। अपनी आज की वीडियो एंड करने से पहले एक स्टोरी है सर, अभी पिछले हफ्ते की ही
रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और बिल्कुल रिलेट करता है, तो मैं अपने व्यूअर्स को उसको शेयर करना चाहूँगा। आज हमने ये जाना कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर जो है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आर्किटेक्टर डिज़ाइनर होता है वो एक ढांचा बनाता है, एक नक्शा बनाता है और इंटीरियर डिज़ाइनर उसमें कलर्स भरता है। तो पिछले हफ्ते की एक सिनेरियो है जहाँ पर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा था और मेरे सामने एक पार्टिसिपेंट्स आए जिनकी उम्र थी 24 साल और उनको माइक से बहुत डर लगता था। और जब उस बारे में बात की गई तो सर पता चला कि जब वो 4th क्लास में थी और वो स्टेज पर थॉट ऑफ द डे बोल रही थी तो उनकी टीचर ने उनकी बहुत पिटाई करी कि तुमने थॉट ऑफ द डे अच्छे से नहीं बोला। तो वो 4th क्लास में थी और तब से लेकर उनको डर बैठ गया माइक को लेकर। तो वो जो 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैंने नोटिस किया कि वो माइक लेने के लिए तैयार नहीं थे। सो जब बीच में ब्रेक हुआ तो उनसे बात की गई इस बारे में और मैंने उनको माइक दिया। 4-5 लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने उनको थोड़ा बूस्टअप किया। मैंने उनको कहा कि आप बेफिक्र रहिए, आप बोलिए और आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। तो वो वीडियो शूट किया गया और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही और 5 दिन बाद वो कहते कि मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। और वहाँ पे और भी लोग कह रहे थे कि 60-70 साल निकल जाते हैं, डर नहीं जाता। सो ये स्टोरी एक मैसेज देती है और स्पेशली जो टीचर्स हैं उनको मैं एक बात कन्वे करना चाहता हूँ कि एक जो छोटा बच्चा है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारे रंग होते हैं। जैसे हमने आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करी है, तो जब एक बच्चा है ना वो एक नक्शे के रूप में आपके सामने आता है और हमें उसकी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करें, क्योंकि आपका एक एक्शन, क्योंकि एज टीचर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, आप बहुत स्पेशल होते हैं। तो अपने हर पॉइंट को जो आप शेयर कर रहे हैं उसका ध्यान रखें और इससे हो सकता है कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर निकल के आए। क्योंकि मैंने उस टाइम नोटिस किया कि वो 4th क्लास में उस बच्चे का पिटाई हो जाना, उसको रोक देना, उसकी जर्नी में काफ़ी साल तक माइक को डर के रूप में रहा। हाँ, आज वो उस डर से निकल गई और ये बात अभी शेयर करते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये घटना मैंने खुद अपने सामने देखी है। तो ये अनुभव मिलता है कि हम हर किसी को बूस्टअप करें और उसकी लाइफ में रंग भरने की कोशिश करें तो मज़ा आता है और हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल द व्यूअर्स। हम बहुत जल्द आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप बहुत स्पेशल हैं और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से डिसाइड करिए आपका टैलेंट कौन सा है, उससे कनेक्ट होइए और आप एंजॉय करेंगे हर मोमेंट को। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।